अब बात करने वाले हैं संविधान के, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को लेकर। बुनियादी मूल्य मतलब जो बेसिक वैल्यूज होंगी, उनकी गाइडिंग वैल्यूज होगी, उनके ऊपर हम बात करेंगे। हमने जानने की कोशिश की है कि संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। दर्शन जानने से ही हमको मूल्यों के बारे में प्राप्ति होती है, हम मूल्यों को जान सकते हैं। दर्शन को आप दो तरीके से जान सकते हैं, एक तो आप नेताओं के विचार पढ़कर और संविधान पढ़कर भी जान सकते हैं, दूसरा आप थोड़ा सा आइडिया प्रस्तावना को पढ़कर भी लगा सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर आप इसको समझ सकते हैं, दूसरा संविधान को पढ़कर आप उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास एक और साधन है कि प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना भी यही काम करती है, वो आपको पूरी संविधान की झलक दिखा देगी कि इसके पीछे का दर्शन क्या है। सपने और वायदे आपस में कुछ को आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में से एक बड़ा नाम गायब मिलेगा, और उस नाम का वो नाम है महात्मा गांधी का। जब ये नाम नहीं होगा तो आपको हैरानी भी होगी कि संविधान सभा में क्यों नहीं थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन सभा में अनेक सदस्य उनके विचारों का अनुसरण करते थे, उनको मानने वाले थे, उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में पत्रिका है ना, 1931 में गांधी जी की जो पत्रिका थी यंग इंडिया, उन्होंने संविधान सभा की अपनी अपेक्षा के बारे में उसमें लिखा था। क्या लिखते हैं? मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्ति करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें, ऐसे भारत में छुआछूत, शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों के जैसे अधिकार हों और इससे कम पर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। ये इनका वक्तव्य हुआ करता था भारत निर्माण को लेकर। तो संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने कोशिश भी की, समानता की बात की, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार की समानता की बात की गई। यहाँ पर एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना देखा। उन्होंने संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता को कैसे दूर करें, इसके लिए अंबेडकर साहब के विचार दूसरों से अलग हुआ करते थे। समान तौर पर कई बार वो गांधीवादी विचार और उनके नजरिए की कटु आलोचना भी करते थे कि इसमें समय बहुत लगेगा और ये प्रायोगिक नहीं है, मतलब वर्तमान के हिसाब से ठीक नहीं लग रही व्यवस्था। संविधान सभा में दिए गए उनके अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। क्या थी उनकी चिंताएं, उनको जान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। ऐसा वक्तव्य अंबेडकर साहब के द्वारा दिया गया। एक वक्तव्य है या एक भाषण है जवाहरलाल नेहरू और चाचा नेहरू और देश के पहले प्रधानमंत्री का। यह भाषण दिया गया 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को। क्या कहते हैं वो अपने भाषण में? बरसों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें और पूरी तरह हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी तब सारी दुनिया सोती होगी। तब भारत एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही, पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय के लिए किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज पाती है, तो ऐसे पवित्र क्षण में हमें अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित होगा। आजादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है।
इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे कि भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत और हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ऐसा जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य हुआ करता था। अब बात करेंगे संविधान दर्शन के बारे में कि संविधान दर्शन क्या है। तो संविधान दर्शन का मतलब क्या है कि इसकी फिलॉसफी क्या होगी, इसके पीछे का दर्शन क्या होगा। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। मतलब इस दौरान जिन आदर्शों को जांचा परखा गया वो आधार बनते हैं। क्या आधार बनते हैं? और इन्हीं आधारों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनाई गई हैं। मतलब जो प्रस्तावना में आप बात देखेंगे तो सभी बातों में प्रस्तावना की उन बातों का जरूर ध्यान रखा गया है कि कहीं उनका उल्लंघन ना हो जाए। संविधान के शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। संविधान की जो शुरुआत होगी वो शुरुआत क्या होगी कि बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका होगी, उसके साथ होगी। इसे संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देशों ने अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द का मतलब भी समझते हैं। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन सा फैसला अच्छा और बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। प्रस्तावना को दोहराता है तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना के बारे में। तो क्या कहते हैं? हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति करने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। ऐसी प्रस्तावना कहाँ रखी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाई। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा क्या अपनाई गई? तो हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आजादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वाले लोगों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने वाले और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर संविधान को स्वीकार करते हैं। जिससे पहले भी विभाजन मिटे और इससे पहले कि विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके, एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्ति समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुरूप बने, लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले, हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, हर एक व्यक्ति की संभावना को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो, एक व्यक्ति और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो, राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके, ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। तो ऐसा कहां कहा गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना में ये बातें कही गई। हमारी प्रस्तावना क्या करती है? तो भारत की प्रस्तावना को आप पढ़िए, ये रही भारत का संविधान उद्देश्य का क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को
है ना। और उसके बाद क्या जाएगा, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी संविधान हमारी प्रस्तावना थी। हमारी प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं कि हम भारत के लोक का मतलब क्या है, प्रभु संपन्न का मतलब क्या है, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब क्या है, न्याय और स्वतंत्रता और समानता का मतलब क्या है। इन सब मतलबों को जानते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर एक एक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से मतलब क्या है, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा के द्वारा या बाहरी आदमियों ने दिया है। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या होगा कि भारत के संविधान या भारत की शक्ति की ताकत क्या है, भारत के लोग हैं। दूसरा शब्द आया था जिसको आप समाजवादी कहते हैं। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं ना पनपें या असमानताएं कम हो सकें। समाजवाद का मतलब क्या है, समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं, वो समाजवाद की बात की जा रही है। अगला एक शब्द था जिसको आप प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। लोगों को अपने जुड़े हर फैसले करने का सर्वोच्च अधिकार होता है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह प्रभुत्व संपन्न का मतलब है। गणराज्य का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब है कि देश का प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी व्यवस्था होगी ये कोई राजशाही या वंशानुगत तरीके से नहीं होगा, या वंश या राज या खानदान का नहीं होगा। यह गणतंत्र का मतलब होता है या गणराज्य का मतलब होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों का समान सम्मान देती है। तो यहाँ पर सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, कोई धर्म विशेष नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है आपको जो मन करे आप वैसा धर्म यहाँ पर अपना सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन सरकार का कोई धर्म यहाँ पर नहीं होगा। देखो अब बात करते हैं कुछ और शब्दावलियों की, जैसे लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, सरकार का एक ऐसे स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होगा कि वो लोकतंत्र जैसी व्यवस्था कुछ हो गई कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करते हैं, शासन का चुनाव करते हैं और उसको जवाबदेह बनाते हैं। न्याय का मतलब क्या है कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा रहा है तो इसके लिए जवाब देना पड़ेगा या उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो न्याय मतलब उनको कैसे किया जाएगा, भेदभाव हो रहा है तो कैसे खत्म करें, न्याय के द्वारा स्थापित होगा। स्वतंत्रता का मतलब है नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। ये स्वतंत्रता का मतलब होता है कि भाई कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को व्यक्त करें, अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं बताई गई है या नहीं लगाई गई है। समता की बात करें कि समता का मतलब क्या है, तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। समता मतलब समानता से संबंधित हो गई बात। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमजोर या कमतर ना माने। ये व्यवस्था या ऐसा आचरण आप करते हैं तो उसको कहते हैं बंधुता। तो ये हमारी प्रस्तावना के अंदर दिए गए कुछ शब्दों की शब्दावली थी जिनका अर्थ हमने यहां पर समझा। अब बात करेंगे संस्थाओं के स्वरूप को लेकर। तो संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। हम भारत के संविधान, जिसे हम भारत के संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है कि आपकी संस्थागत व्यवस्था कैसी होगी। यह बहुत लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। समय के अनुसार जब परिवर्तन होते हैं तो कई सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें भी बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसमें बदलाव किए जा सकते हैं।
उन्होंने इस पवित्र और स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा। मतलब पवित्र देखा, स्थायी देखा, लेकिन ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा, जिसको आप क्या कहते हैं, संविधान संशोधन कहते हैं। इस संविधान संशोधन के माध्यम से आप बदलाव कर सकते हैं। ये कैसे होगा संशोधन? ये संसद में ही हो सकता है। संसद का मतलब क्या हो गया? संसद का मतलब हो जाता है कि आपको 2 जगह जाना पड़ेगा ना। 3 पार्ट होते हैं संसद के। कौन कौन से? राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 भाग होते हैं। तो क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा में ये प्रस्ताव आएगा कि क्या संशोधन करना, उस पर बहस होगी, प्रस्ताव पास होगा, ये सारी बातें। बाद में अंतिम दस्तखत के लिए, अंतिम सिग्नेचर के लिए, अंतिम हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये क्या हो जाएगा? ये आपका संविधान संशोधन कंप्लीट हो जाता है। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, लेकिन इतना भी कठिन नहीं होगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले करेगा। ये संविधान के अंदर हर एक चीज बहुत विस्तृत तरीके से पहले से ही बता दी गई है। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहकर सरकार को काम करना होगा। आगे आने वाले अध्यायों में, जो आगे के अध्याय होंगे, इसमें हम भारतीय संविधान के इन तीनों पक्षों के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे। यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्रात्मक राजनीति में ये किस प्रकार काम करते हैं, है ना। और कुछ चर्चा हम अगली क्लासों के अंदर भी करेंगे। कैसे ये बात होगी अगली क्लास, जब आप क्लास 10th में पहुंच जाएंगे तब भी हम चर्चा करेंगे कुछ। अब कुछ जो महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बात की जाए। सरदार बलदेव सिंह एक व्यक्ति हैं। बलदेव सिंह का जन्म 1901 में हरियाणा में हुआ और 1961 में इनका देहांत या ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। ये एक सफल उद्यमी, पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता, संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री भी रहे सरदार बलदेव सिंह। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिनको आप के.एम. मुंशी के नाम से जानते हैं, 1887 में गुजरात में इनका जन्म और 1971 में स्वर्गवासी यानी कि देहांत हो गया। वकील, इतिहासकार और भाषाविद, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहे के.एम. मुंशी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1901 में पश्चिम बंगाल में जन्म और 1953 में इनका देहांत हो जाता है। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक, नेहरू पार्टी से या नेहरू की मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले मंत्री भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही है। जवाहरलाल नेहरू, 1889 में उत्तर प्रदेश में जन्म होता है और 1964 में इनका देहांत हो जाता है। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेसी नेता, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर, है ना। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बनते हैं ना, चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ लाहिड़ी, 1901 में पश्चिम बंगाल में जन्म होता है और 1984 में इनका देहांत हो जाता है। लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर, 1891 में इंदौर के पास महू में इनका जन्म, 1956 में इनका देहांत। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी, बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के कानून मंत्री भी बनते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी हैं। दलितों के लिए आंदोलन करने वाले, जातीय आधारित व्यवस्था को खत्म करने के लिए आवाज उठाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक बी.आर. अम्बेडकर साहब भी हैं। इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है।